कितने घंटे की स्लीप एक अडल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है? 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 घंटे के सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? जो स्लीप की स्टेजेस है, जो डीप स्लीप है, वो रीच नहीं कर पाते हैं। जब वो क्वालिटी अफेक्ट होती है तो ड्यूरेशन जो है उन्हें कम लगती है। ये इस हार्मोन के वजह से क्या हम थोड़ा सा थकान भी महसूस करने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, हमारी बॉडी का टोन कम होने लगता है, हमारी पलकें जो हैं वो गिरने लगती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रात के समय पे भी वो उठ के फ्रिज से निकाल के कुछ खाते हैं। तो मेमोरी, लर्निंग और स्लीप का रिलेशन क्या रहता है? ब्रेन भी जो है रात के टाइम पे जब काफ़ी रिलैक्स्ड होता है तो अपने पन्ने समेटता है। ब्रेन फॉग के लिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि कई बार आपने देखे हैं गाने आते हैं, नींद नहीं आती है रातों को। इश्क मोहब्बत में जो है ऐसा क्या होता है कि इश्क मोहब्बत हो गया, उसके बारे में सोच रहे हैं अपने कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होता है क्या? ये जो गाने जी बन रहे बिल्कुल, हैं? आपका जो कैच लाइन है आगे क्या होगा, कैसे होगा, हाँ बोलेगी, ना बोलेगी। ओवर थिंकिंग इंसोम्निया का बहुत ही बड़ा कारण है और ब्लू लाइट गैजेट्स के साथ जो एसोसिएटेड है। हमें नींद तो आ जाती है बट हमारी आंखें बार बार खुल जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसका ये भी कारण होता है कि ये लोग अपने काम को सेपरेट नहीं कर पाते अपने घर और ऑफिस से। स्लीप एपनिया जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग का एक पार्ट है। ये एक आपकी ऑक्सीजन रात के टाइम पे ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन एक मेजर चंक है इंसोम्निया का आजकल के टाइम पे, जो कि गैजेट्स की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो स्लीपिंग पिल्स क्या इस केस में लेना सेफ है? आजकल ऐसी स्लीपिंग पिल्स है जो कि बॉडी के लिए सेफ हो सकती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कई बार कई तरह की सेंसेशंस होती हैं, उसमें से एक चीज़ है नींद। कभी नींद आती है ज़्यादा, कभी नींद कम आती है, कभी आप रात में कई बार उठते हैं और नींद को लेके कई सवाल रहते हैं कि आपकी बॉडी में क्या कुछ होता है। उन सवालों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनी कांट्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। देखिए, बहुत बड़ा एक सवाल है, लोगों के मन में रहता है कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो सबसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि जो नींद है जिस वक्त आ रही होती है उस टाइम बॉडी में क्या कुछ हो रहा होता है? नींद जब आती है तो हम सब जानते हैं कि हम सब कामकाज छोड़कर सोना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेवक्त की नींद आना, जैसे हम आगे बात करेंगे, कुछ डिजीज़ेस के कारण भी होता है। नींद किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस टॉपिक पे किसी ने सोचा और ये बहुत ज़ोर लगाया कि हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं। नींद बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह किसी मशीन को आप नॉन स्टॉप 24/7 नहीं चलाते, अपनी बॉडी को आप इतना खींच नहीं सकते। सब लोगों को रेस्ट की ज़रूरत होती है, और एक रेस्ट का फेज़ में जब हमारी बॉडी नेचुरली चली जाती है, उसी के कारण हमारी रिजुविनेशन और रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं। नींद इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक सर्कैडियन रिदम करके हमारे बॉडी में जो एक रिदम मेंटेन होता है, किस तरह से ये साइकिल चलता है, भगवान ने किस तरह से इसकी संरचना की है, उसी तरीके से वो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं और हमारी बॉडी को एक स्टेज में डालते हैं जहाँ पे कि सारे मैकेनिज्म स्लो डाउन होते हैं, हमें नींद आती है और हम नींद में चले जाते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली मैं अगर समझना चाहूँ कि हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि नींद आ रही है, उससे हम लोग थोड़ा सा एक अलग जगह चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद ब्रेन और बॉडी में एग्जैक्टली क्या कुछ होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ब्रेन जो है उसके मैकेनिज्म स्लो हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट और ब्रेन दोनों के अंदर होती है। जो ब्रेन की एक्टिविटी होती हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसको स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। स्लीप के काफ़ी स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे हम सोचें तो एक स्लो वेव स्लीप होती है और एक हल्की स्लीप होती है, जो कि अर्लियर स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है। जब ये स्टेजेस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हम उसमें आते हैं, तो हमारे सारे बॉडी की प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, हमारे जो टॉक्सिन्स जो डे टाइम पे एक्यूमुलेट हुए होते हैं उनकी क्लीनिंग चालू हो जाती है। ये हम
इसकी तुलना सिमिलर तरीके से करते हैं जब हमारे ऑफिसेज जो हैं वो क्लोज होते हैं शाम के टाइम, और किस तरह हम सफाई करते हैं अपने आसपास की जगह की। तो इसी तरह ब्रेन एक सफाई के मोड में चला जाता है, आपके टॉक्सिन्स को निकालता है, आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको फिर से रिजुविनेट करता है, और आपके बॉडी के अंदर सारे मैकेनिज्म्स को स्लो डाउन करता है, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। सो बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं? बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है, आपके मसल्स का टोन कम हो जाता है, आपके बाकी सारे प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन या आपके जो अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे आपके आंत के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। सो इन अ वे आप एक ऐसी स्टेज में जाते हैं जहाँ पे कि आपकी बॉडी एक्टिविटी जो है वो ओवरऑल कम हो जाती है। ओके, एक सवाल ये आता है कि कितने घंटे की स्लीप एक अडल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक अडल्ट के लिए अगर हम जाने तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग बॉडी की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। सो यदि कोई बॉडी 8 घंटे में रिफ्रेश नहीं होती है तो हो सकता है उन्हें 9 से 10 घंटे की स्लीप चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बच्चों को लेते हैं या एडोलेसेंट्स को लेते हैं, उनकी प्रोसेसेस अलग होती हैं, उनके अंदर 11 से 12 घंटे मिनिमम स्लीप आवर्स की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल मानी जाती है। और इन्फेंट्स जो नवजात शिशु होते हैं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उनकी नींद की रिक्वायरमेंट 18 से 20 घंटे होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है छोटे बच्चे काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी आती है, कई बार देखते हैं कि लोग 8 घंटे की अपनी नींद, जैसे कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप भी सजेस्ट कर रहे हो कि 7 से 8 घंटे के लिए अडल्ट को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन 8 घंटे के सोने के बाद भी थकान महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल। सो इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों में कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं, या तो उनके बॉडी में कुछ डिजीज़ेस होती हैं जिसकी वजह से उन्हें स्लीप फ्रैगमेंटेशन यानी कि नींद का बार बार टूटना, इसकी बहुत ही कॉमनली हम कंप्लेंट देखते हैं। या फिर उनकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी जो स्लीप की स्टेजेस है, जो डीप स्लीप है वो रीच नहीं कर पाते हैं। जब वो क्वालिटी अफेक्ट होती है तो ड्यूरेशन जो है उन्हें कम लगती है। सो या तो ये नींद की बीमारी के कारण है जो कि हम बात करेंगे, या फिर कुछ फिजिकल आपकी प्रॉब्लम्स जैसे मसल एक्स होना या एस्मा का प्रॉब्लम होना जिसमें सांस फूल रहा है, एल्डरली लोगों को जॉइंट पेन्स होना, ओवर थिंकिंग होना, इंसोम्निया, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इनके कारण भी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास विजिट करके एक बार चेक ज़रूर करवा लें कि 8 घंटे सोने के बावजूद भी लग रहा है कि हम थके हुए हैं, बॉडी थकी हुई है आपकी। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक टर्म आता है मेलाटोनिन, इसके बारे में हम समझना चाहेंगे, और इसका स्लीप में क्या इफेक्ट रहता है, क्या रोल रहता है? सो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है, हमारे एक ग्लैंड जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, हमारे ब्रेन के एकदम बीच में होता है। ये हमारे जो ऑप्टिक सेंटर्स होते हैं यानी कि जहाँ से विजन हमारा पास होता है, बिल्कुल उसके आसपास ही होता है ये। सो ये पीनियल ग्लैंड जो है ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है और नींद का हार्मोन माना जाता है। मोस्टली ये यहाँ से सिक्रीट होता है, लेकिन बाकी जो इसके सिक्रीशन के सोर्सेज होते हैं वो मसल्स और कई सारे हमारे छोटे छोटे अंग बॉडी में होते हैं। सो जब ये मेलाटोनिन निकलता है जिसकी की कंसंट्रेशन 8 बजे से लेके 10 बजे तक बढ़ना शुरू हो जाती है शाम के वक्त से। जी बिल्कुल, शाम के वक्त से, और पीक टाइम इसका 12 से 4 बजे के बीच में रात को आता है। सो यही कारण है मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लोग हैं उन्हें इस समय नींद का एहसास होता है। ओके, तो इससे ये इस हार्मोन के वजह से क्या हम थोड़ा सा थकान भी महसूस करने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, हमारे बॉडी का टोन कम होने लगता है, हमारी पलकें जो हैं वो गिरने लगती हैं, और हमें ऐसा एहसास होता है कि हम सब काम छोड़ छाड़ के बेड पे लेट के अच्छी तरीके से नींद ले। और इसको सिक्रीट करने के दूसरे भी तरीके हैं, यानी कि आप बढ़ाएं कैसे इस सिक्रीशन को। एक तरीका ये भी है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। सो यही कारण है जब आप एसी लगाते हैं और छोटी सी क्विल्ट अपने पैरों पे लेते हैं तो नींद का एहसास और उसकी जो
क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये टेम्परेचर भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेम्परेचर और लाइट रेगुलेटेड होता है, यानी जो रोशनी हमारे आंखों के अंदर पड़ती है उससे रेगुलेट होता है। ओके, मतलब इसीलिए जो हमें कुदरत ने बना के दिया है, रात का वक्त है जो वो सोने के लिए ही है। आपको लाइट्स डिम हो गई, सनसेट हो गया, तो यही मेरे ख्याल से कुदरत की भी जो साइकिल है वो यही साइकिल वही बताना चाहती है कि अब आपके सोने का वक्त हो गया है तो आप सो जाइए जाके, आप रिटायर हो जाइए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैम एक चीज़ और आती है कि मेंटल हेल्थ का भी इसमें जिक्र होता है कई बार कि आपकी स्लीप किस तरह से इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को, उसके बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, सीधी तौर पे बात है, यदि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे हैं, कुछ एंजाइटी हो रही है, तो नींद का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग के कारण हम सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा जी लेते हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है हम अपने दिमाग में उसको उससे बड़ा बना लेते हैं। सो इससे जो है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कुछ सिक्रीशंस इस तरीके से होती है जो कि मेलेटोनिन को भी अफेक्ट करती है। सो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस आपको सोने नहीं देता, और यही वजह है कि कई लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है वो सुबह सुबह जग जाते हैं, यानी 3-4 बजे के कॉमनेस्ट कंप्लेंट वो करते हैं कि हमें 3-4 बजे के बाद सुबह मॉर्निंग में नींद नहीं आती है और हम अपनी नींद को सस्टेन नहीं कर पाते। सो इस वजह से जब ये हार्मोन्स की उथल पुथल होती है आपके ब्रेन में, उसके कारण आपकी नींद अफेक्ट होती है। वहीं हमने देखा है कि जब भी कोई टेंशन से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी मसल्स का टोन चेंज हो जाता है। उनकी मसल्स में काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है, मसल एक्स होती हैं, जॉइंट पेन्स होने लगती है। ये पूरी बॉडी में होता है? जी बिल्कुल, पूरी बॉडी में आपके ऐसे चेंजेस आते हैं और आपको फटीग का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होता है। कई लोगों को भूख ज़्यादा लगती है और कई लोगों को कम लगती है। जिनको ज़्यादा लगती है अक्सर आपने देखा होगा कि रात के समय पे भी वो उठ के फ्रिज से निकाल के कुछ खाते हैं। सो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपकी डाइजेशन की और सारी सर्कुलेशन चली जाती है, वो उसमें बिजी हो जाती है और आपकी बॉडी जो है उसको शट डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। सो इसके कारण जो है सारी बॉडी उथल पुथल हो जाती है। ओके, तो इम्यून सिस्टम की भी बात मैम मैं करना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम से कैसे रिलेटेड है नींद का? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हम अक्सर पेशेंट्स जिनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा किसी को बुखार आता है, वायरल है, तो उसे कहा जाता है आप अच्छी नींद लीजिए, सो जाइए, रेस्ट कीजिए। सो रेस्ट के अंदर जितने भी हमारे कोशिकाएं होती हैं बॉडी की, जो बॉडी सेल्स होती हैं जो फाइट करती है इन्फेक्शन से, उन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये सारी ब्रेन की सिग्नलिंग से एक तो लिवर में बनती है और मसल में बनती है। सो ये सारे प्रोटीन्स होते हैं और इनकी बनावट जो है नींद से रिलेटेड है। जब आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है तब वाइट ब्लड सेल्स बनती है, आपके हार्मोन्स बनते हैं, इनसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकलते हैं और वो डिजीज से फाइट करने में आपको हेल्प करते हैं। सो जब आप सोएंगे ही नहीं तो ये हार्मोन्स आपके नहीं बनेंगे, उनका संतुलन बिगड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना भी नींद के ना आने के कारण बढ़ोतरी उसके अंदर हमने देखी है। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो नाइट टाइम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। जैसे कोई भी स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा निकलता है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप मेंटली कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, बल्कि यहाँ स्ट्रेस इस बात का हो रहा है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिवली दिन के टाइम पे यूज़ करते हैं और जब हम एक्टिवली दिन के टाइम पे यूज़ करते हैं तो उसको पंप करने के लिए कुछ हमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। सो दिन के टाइम कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और रात के टाइम कम होती है, जो कि एक नेचुरल वे है। लेकिन ये ऐसे लोगों में जिनमें स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, या उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन होता है, या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, वो अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं, तो रात के टाइम कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो ये आपके सारे हार्मोनल एक्सिस को अफेक्ट करता है। नाइट टाइम हाइपरटेंशन बढ़ाता है, हेडेक्स कॉज करता है, आपके डायबिटीज़ को भी ये बढ़ोतरी देता है और इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि इम्यूनिटी को सही तरीके से बनने नहीं देता। ओके, तो ये आप के इम्यून सिस्टम से पे डायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर करता है अगर आपकी नींद सही नहीं है। अभी आपने ओबेसिटी की बात करी मैम, तो अगला सवाल मेरा वही था कि वेट गेन का क्या रिलेशन रहता है सही नींद से?
सही नींद अगर आप लेते हैं तो आपने देखा होगा आपका बॉडी का वाटर रिटेंशन बहुत कम हो जाता है। सो वाटर रिटेंशन किस तरीके से होता है? नमक के बैलेंस से होता है बॉडी में। हमारे बॉडी के अंदर जैसे मैंने कहा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल, उससे आपका सोडियम रेगुलेशन बॉडी के अंदर होता है और सोडियम पानी को अपनी ओर खींचता है। सो जब कॉर्टिसोल आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, सो वो सोडियम ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी फूली हुई रहेगी क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल आपकी भूख को बढ़ाता है क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है। आपको स्ट्रेस की सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट जिसे हम कहते हैं रिएक्शन, उसमें आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भूख का एहसास इस हार्मोन से ज़्यादा होता है और ये लोग जो होते हैं ज़्यादा खाना खाते हैं और इन्हें जो है फैटी फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन इनकी बढ़ जाती है, जो कैलोरी रिच फूड जिसे हम कहते हैं या हाई कैलोरी इनटेक, इनको काफ़ी उसकी चाह होती है और ये लोग वो खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो सटाइटी का हार्मोन होता है जिसको लेप्टिन कहा जाता है, सटाइटी यानी कि आपको एक संतुष्टि का एहसास होना कि आपने खाना खा लिया है और आपका पेट भर गया है। सो ये जो हार्मोन है ये उन लोगों में जिनके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है उनके अंदर कम हो जाता है, यानी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और लेप्टिन आपका जब कम होता है, सैटिस्फाइटी का एहसास नहीं होता है तो आप खाते चले जाते हैं। सो यही कारण से इन लोगों में ओबेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी के लोगों में एडिपोज टिश्यू में ये भी पाया गया है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने ये इन्फ्लेमेशन नाम बहुत सुना होगा पोस्ट कोविड। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जितने भी होते हैं आपके बॉडी के अंदर जब बढ़ते हैं, एक तो वाटर रिटेंशन भी करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं, आपकी बॉडी को डायबिटीज़ की ओर जो है काफ़ी एक्सेलरेट करते हैं। यदि आपके जीन्स हैं फैमिली के अंदर तो ये आपको डायबिटीज़ होने की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ब्लड प्रेशर चेंजेस भी करेगा। यानी नाइट टाइम जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए वो कम होता नहीं है, बड़ा रहता है और इसी कारण से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। अच्छा मैम, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को कई बार कहा जाता है कि रात में अगर आप देर तक पढ़ रहे हो तो आपकी मेमोरी और आपकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए सुबह उठो और सुबह उठ के पढ़ाई करो और एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी उससे पहले पढ़ के जाओ। रात में देर तक पेरेंट्स मना ही करते हैं और मुझे लगता है कि आज के दौर में भी ये ऐसा ही पेरेंट्स सोचते होंगे कि सुबह उठना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आपकी मेमोरी और लर्निंग के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कितना सही है, इसको मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि आपने नींद ली, रात में सही टाइम पे सो गए और सुबह उठ के आपने पढ़ाई करना शुरू करी, तो मेमोरी, लर्निंग और स्लीप का रिलेशन क्या रहता है? ये अगेन यू हैव आस्क्ड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो भी पढ़े उसको कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेशन का ये मतलब होता है कि जो आप लर्न कर रहे हैं वो आपके ब्रेन के अंदर रिटेन हो रहा है या नहीं। सो ये जितनी भी प्रक्रिया होती है ये नींद के अंदर होती है, स्पेशली रेम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट। एक हमारी स्लीप होती है नॉन रेम स्लीप, एक होती है रेम स्लीप। नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रेम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सो मेमोरी की जो भी आपने दिन के टाइम पे जो भी आप देख रहे हैं आसपास या कुछ इनटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कंसोलिडेशन नींद के टाइम पे कुछ नॉन रेम स्लीप में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रेम स्लीप के अंदर होती है। सो जब ब्रेन सेल्स काफ़ी रिलैक्स्ड होती हैं और ये मेमोरी को वो प्रोसेस करती हैं और उसको एक ब्रेन के कोने में स्टोर करती हैं, तब वो कंसोलिडेट होती हैं। यानी कि वहाँ पे आप उसको मान लीजिए कि फाइल की तरह उसको आप वर्क की तरह उसमें स्टोर करने लग जाते हैं। ये सोते वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, ये सोते टाइम प्रोसेसेस हो रही हैं। डे टाइम पे आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते। आप खुद ही इसको जान लीजिए, जैसे हम काफ़ी बिजी हैं ऑफिस में और काफ़ी आपके पेपर्स आसपास बिखरे हुए हैं, कहीं से आपको फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन ले रहे हैं, कहीं से आपका पेशेंट बैठा हुआ है उसके साथ आपको बात करनी है, कहीं से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। सो इस बीच में आप अपने पन्ने जो हैं अपनी फाइल में डालना भूल जाते हैं। सो नाइट के टाइम पे जब आप निकलने लगते हैं तो सब चीज़ें समेटने लगते हैं। इसी तरह ब्रेन भी जो है रात के टाइम पे जब काफ़ी रिलैक्स्ड होता है तो अपने पन्ने समेटता है, यानी कि उसी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। ओके अच्छा, मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, शायद ये मिथ ही है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको आपसे क्लैरिटी लेंगे कि कोविड के बाद लोगों ने जो वैक्सीन ली
उसके बाद लोग कह रहे हैं कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी पहले और अब नहीं रही, मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी इवन ऐसा हुआ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ एक 4-5 साल पहले की बात है, जिस ऑफिस में काम करता था उनके पास वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, साथ में काम करते थे। तो मुझे अभी वो रिसेंटली मिले, तो उनसे मैंने बहुत देर तक बात करी। मुझे उनके बारे में सब चीज़ें याद हैं, बस नाम नहीं याद आ रहा है। जी। तो ऐसा क्या कुछ है कि ये सिर्फ मैथी है? देखिए, इस चीज़ को फॉगिंग कहा जाता है, यानी ब्रेन फॉग कहा जाता है, जो कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों को महसूस हुआ था। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि इसकी परसेंटेज जो है लोगों में काफ़ी कम है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, केवल 0.8 से 1% तक ही ऐसे लोग हैं जिनमें कि ये कंटिन्यू हुआ है 1 साल के बाद। हाँ, 1 साल तक लोगों ने काफ़ी बोला कि ब्रेन फॉग हमें महसूस हुआ कोविड के बाद। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम पे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा, हर किसी के हाई थे, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, या फिजिकल हेल्थ की वजह से, या किसी और कारण से। सो जो स्ट्रेस होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेमोरी के लिए, ज़्यादा बड़ा दैन कोविड। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसके जीन्स के ऊपर क्या आए हैं उसके बारे में तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो आगे ही पता लगेगा। लेकिन 5 साल के बाद या 4 साल के बाद ऐसा नहीं पाया गया कि ब्रेन फॉग जो है वो कंटिन्यू करता है। ब्रेन फॉग के लिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ही देख लीजिए, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, इतने सारे गैजेट्स हैं आपके पास, स्क्रीन टाइम आपका इतना बड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा रील्स हम लोग देखते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको अपने ब्रेन के अंदर रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसके अंदर मैं मानती हूँ कि न्यूट्रिशन का भी काफ़ी हद तक एक हाथ है, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है आज के टाइम पे एज़ कम्पेयर टू आवर फोर फादर्स। ओके। तो एक चीज़ और यहाँ पे आती है, क्योंकि कई बार आपने देखे हैं गाने आते हैं, नींद नहीं आती है रातों को। इश्क मोहब्बत में जो है ऐसा क्या होता है कि इश्क मोहब्बत हो गया, उसके बारे में सोच रहे हैं अपने कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होता है क्या? ये जो गाने जी बिल्कुल, आपका जो कैच लाइन है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, हाँ बोलेगी, ना बोलेगी, सो ये सोचते सोचते जो ओवर थिंकिंग है वहाँ पे ऑब्वियसली नींद तो नहीं आ सकती। हाँ, जिनकी हाँ हो गई है उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन मैम वो तो रात में देर तक बातें कर रहे हैं और अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो गैजेट्स आ गए बीच में आपके फिर से। सो ये ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ओवर थिंकिंग इंसोम्निया का बहुत ही बड़ा कारण है, और ब्लू लाइट गैजेट्स के साथ जो एसोसिएटेड है। ये ब्लू लाइट हमारे रेटिना के अंदर जो होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो न्यूरॉन्स है वो भी मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट करते हैं। सो जब ये ब्लू लाइट उन न्यूरॉन्स के ऊपर पड़ती है तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि अभी दिन का टाइम है, अभी मेरा सोने का टाइम नहीं है, सो इसलिए मेरे को मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करना है। सो वो कंफ्यूज हो जाती हैं आपकी बॉडी की सेल्स, इसलिए आपकी मेलाटोनिन जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। ऐसा कई हद तक हमने देखा है कि बिजली के आ जाने के बाद, पावर सप्लाई घरों में आने के बाद नींद काफ़ी अफेक्ट हुई है। पहले लोग जो है मोमबत्ती या लालटेन वगैरह जलाते थे, तब नींद की इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। सो अब क्योंकि हमारे घरों में इतना उजाला होता है नाइट के टाइम पे भी, तो हमारे बॉडी सेल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये अभी दिन का ही टाइम है, अभी मेरे हार्मोन सिक्रीशन का टाइम नहीं है। सो यही कारण है कि इंसोम्निया का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लेट नाइट बातें करना, गैजेट्स के ऊपर रील देखना, या कुछ डिस्कशन ऐसे करना, कुछ ऐसा कंटेंट अपने अंदर लेना जिससे आपका ब्रेन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ वायलेंट चीज़ें देख लेना, स्पेशली बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरीके से अपने घर में कंटेन रखते हैं। डॉक्टर बनी, अब हम स्लीप की स्टेजेस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, अगर आप वो हमें डिटेल में बता सकें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप, जिसको रैपिड आई मूवमेंट के स्लीप के नाम से हम जानते हैं, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है उसको फर्दर हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 जो होती है सबसे लाइटर स्टेज होती है, जो कि 5 से 7 मिनट के लिए पहले इनिशियली आती है। उसके बाद आपका आता है N2 स्टेज, जो कि मेजर पोर्शन आपकी स्लीप का होता है 50% ऑफ द टाइम।
सो इसके अंदर मोस्टली स्लो वेव्स हो जाती हैं। आपके जो EEG जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी कि हम आपकी ब्रेन की वेव्स को स्टडी करते हैं, उसके अंदर जो आपकी वेव्स आती हैं वो काफ़ी जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, वो स्लो वेव्स हो जाती हैं। सो ये N2 के स्टेज को कहा जाता है। इसमें कुछ स्पाइक्स आती हैं बीच में जिसको K कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया जाता है। उस टाइम पे आपके कुछ बर्स्ट्स निकलते हैं ब्रेन के अंदर से, जो कि हार्मोन्स के निकलने की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में उनकी वजह से निकलती है। ये N2, इसी तरह इसको हम पहचानते हैं EEG के अंदर। फिर आता है आपका N3 स्टेज जिसको हम डेल्टा स्टेज के भी नाम से जानते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जो हाई एम्पलीट्यूड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। सो ये वाली स्टेज जो होती है 10 to 20% आपका स्लीप का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करती हैं, और इसके अंदर बॉडी जो होती है डीप स्लीप में होती है। ये वाली स्टेज से किसी भी व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है। सो N1 अगर हम स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 2 की बात करें, तब तो आप व्यक्ति को आसानी से जगा सकते हैं, लेकिन जो N3 स्टेज है एक व्यक्ति को जगाना N3 स्टेज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद साइकिल के बाद आपका रिपीट होता है REM स्टेज, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें कि और भी स्लो वेव्स होती हैं। EEG के अंदर बिल्कुल वेग की तरह दिखती है, जैसे एक जगा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन हमारी बॉडी की मसल्स का टोन जो होता है वो बहुत कम होता है। और यही वाली ड्रीम स्टेज भी होती है। ड्रीमिंग जो होती है वो REM स्लीप में होती है। सो यही 4-5 साइकिल्स रिपीट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पहले N1 स्टेज, N2, N3 फॉलोड बाय REM। सो पूरा ये जो साइकिल रात को रिपीट होता है, 4-5 बार रिपीट होता है, और ईच साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम इट लास्ट अप टू 90 मिनट्स। सो इसी तरह हम अपनी नींद को जो है पूरा करते हैं। अच्छा, एजिंग भी अफेक्ट करती है स्लीप को, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, एज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है स्लीप को। जैसे हमने देखा कि रिक्वायरमेंट ही स्लीप की जो है वो बहुत अलग अलग होती है बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो जैसे आप एज करते हैं, स्पेशली 40 से 45 के बीच में, तब आप के जो नींद है वो साइकिल्स चेंज होने लगते हैं, और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग बहुत ही कॉमन हो जाता है। ये शुरू होता है 40 के बाद और अफेक्ट करता है अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, और 65 टू 70 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपकी जो लेट स्टेज स्लीप्स होती हैं, जो REM स्लीप होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। सो लाइटर प्लेन्स ऑफ स्लीप में आप ज़्यादा सोने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एल्डरली व्यक्ति या मिडिल एज व्यक्ति आपको कहता है कि भाई नॉइज़ ना करो, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं जग जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ पाएगी बाद में, एक बार आप जगा दोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। ऐसे बच्चे कभी नहीं कहते, आपने देखा होगा, जो मर्जी सिचुएशन हो बच्चे कहीं भी सो जाते हैं। सो ये हार्मोन्स से रिलेटेड काफ़ी होता है। इंडियन लोगों में मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बात की कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी लोग हैं उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। सो मसल एक्स बहुत कॉमन होते हैं एल्डरली लोगों में। मसल एक के कारण जो है नींद का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, या कई लोग काफ़ी मसालेदार खाना खा लेते हैं स्पेशली सोने जाने से पहले ही, और फिर सो जाते हैं, अपने डिनर और सोने के बीच में गैप नहीं देते। 3 घंटे का जो गैप है कम से कम रेकमेंडेड गैप है अच्छी नींद आने के लिए। लेकिन जब आपकी बॉडी जो है वो डाइजेशन के अंदर बिजी हो जाती है तो उससे नींद का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं एल्डरली लोगों में ये भी देखा गया है, एक्सेप्ट दिस हार्मोनल इम्बैलेंस विच सेट्स इन एट लेटर स्टेजेस ऑफ एज, इनमें ऐसा देखा गया है कि आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस भी आने लगते हैं। स्पेशली मेल्स में अगर आप देखें तो यूरिन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको रात को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। तो मैम ये किसी और वजह से हो रहा है या फिर स्लीप में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है? ये स्लीप की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी के अंदर जो बाकी डिजीजेस हैं वो स्लीप को अफेक्ट कर रही हैं। सो स्लीप अपनी जगह पे भी अफेक्ट होती है एल्डरली में, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा बॉडी में जो बाकी डिजीजेस हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं। ब्रेथलेसनेस अफेक्ट कर सकती है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की
वजह से लंग्स में पानी फ्लूइड ओवरलोड के कारण जो वीजिंग होती है, जो नाइट टाइम या रात को सोने के टाइम जो ब्रेथलेसनेस होती है, उससे स्लीप फ्रैगमेंटेशन होती है, या यूरिन की प्रॉब्लम से उनको बार बार जगना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। किडनी में अफेक्शन की वजह से, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से बार बार जो है उठना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स जो हैं कई जगह पे अकेले रहते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो पहले ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन होता था, लेकिन अब इंडियन घरों में भी हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से बेटा कहीं है, बेटी कहीं है, माँ बाप कहीं हैं, और सारा टाइम आपने देखा होगा वो उनके बारे में सोचते रहते हैं। सो ओवर थिंकिंग इस एज में काफ़ी कॉमन हो जाती है। इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, स्पेशली आपके रिटायरमेंट के बाद, कि आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, सोशलाइजेशन कम हो गया है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें भी काफ़ी अफेक्ट करती हैं। अच्छा, 30s या 40s के एज की बात करें तो उसमें कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि हमें नींद तो आ जाती है बट हमारी आंखें बार बार खुल जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है कि नींद तो आती है लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो बार बार खुल जाती हैं। इसका एक ये भी कारण होता है कि ये लोग अपने काम को सेपरेट नहीं कर पाते अपने घर और ऑफिस से। हर टाइम अपने काम के बारे में यदि आप सोचते रहेंगे कि कुछ लोगों को ये एंजाइटी भी होती है कि अगले दिन मुझे 5 बजे उठना है, और उस कारण उन्हें नींद ही नहीं आती, बार बार नींद टूटती रहती है। सो एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स नॉट हैविंग अ साउंड स्लीप दीज डेज। सो ये एक कंट्रीब्यूटर है। जैसे मैंने कहा कि हमारे लाइफस्टाइल जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हो गए हैं। गैजेट्स आसपास जब रहते हैं तो नोटिफिकेशंस, जी, जो नोटिफिकेशंस उसमें बजते हैं कि अभी मेरा फ़ोन बजा, इसमें कोई मैसेज आया है। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज डॉक्टर्स, हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के पास भी ऑप्शंस हैं, अपने फ़ोन को अपने बेडरूम से ज़रूर दूर रखें, दूसरे रूम में। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरे कमरे में रखता हूँ फ़ोन, लेकिन फिर भी कभी कभी ये रहता है कि हाँ जाके कुछ चेक कर देख लें। सो इसलिए आपको नींद भी आ रही है और आपकी नींद भी टूट रही है। राइट। अच्छा, अभी आपने कई बार स्लीप एपनिया के बारे में जिक्र किया, तो ये स्लीप एपनिया एक्चुअली होता क्या है? स्लीप एपनिया जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग का एक पार्ट है। ये एक नींद की बीमारी है जिसके कारण कि आपका अपर एयरवे, यानी कि ये इस चीज़ को हम अपर एयरवे कहते हैं, अप टू द लेरिंग्स। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, रुकावट के कारण आपकी ऑक्सीजन रात के टाइम पे ब्रेन तक नहीं पहुँचती है। ब्रेन आपको बार बार जगाता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है भाई, तुम उठ जाओ, जग जाओ और सांस लो। सो उसी की वजह से ये जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्लीप है, क्योंकि आपकी जो सांस की नली है वो पिचक गई है, वो बंद हो गई है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसके कारण हम बाद में बताएंगे कि क्या होते हैं। इससे ब्रेन जब स्लीप में नहीं जा पाता, जब सोने लगता है, आप वो ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जग जाते हैं बार बार, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। सो मोस्ट कॉमनली उन लोगों में होता है जिनकी शॉर्ट नेक होती है, या जो ओबीज होते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है कि मोटापा जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इंडियन कंटेक्स्ट में जो BMI है वो यदि आपका 25 के ऊपर है तो उसे ओबेसिटी ही माना जाता है। हमारे जो थ्रेशहोल्ड्स है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से कम है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है अलग तरीके की होती है, मस्कुलर नहीं होती। और यदि आपकी ये चिन जो है वो छोटी है, बड़ी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि चिन पीछे की तरफ दबी होती है, जिसको माइक्रोएग्नेथिया के नाम से हम मेडिकल लैंग्वेज में जानते हैं। उनकी चिन छोटी है या टंग बड़ी है, मुंह इतना खुल नहीं पाता। सो या उनके एडिनॉइड्स बड़े हुए हैं, उनको टॉन्सिल्स उनके बड़े रहते हैं, स्पेशली बच्चों में। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, अल्कोहल वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये अपर एयरवे जो है ये पिचक जाता है, दब जाता है, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन ना जाने के कारण बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा पाती है, इसलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का नाम दिया जाता है।
तो इसमें मैम एक सेंट्रल स्लीप एपनिया भी होता है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखिए, सेंट्रल स्लीप एपनिया की यदि बात करें, सेंटर यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में जब हम सेंटर लेते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा सेंटर यहाँ है जो कि ब्रेन है। तो ब्रेन के अंदर के साइड से अगर आपके कुछ न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन सेल्स है, वो सिग्नल नहीं देते आपके सांस के जो हार्मोन्स है या सांस के जितने भी अपरेटस है उनको खुलने या बंद होने के लिए ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो सेंटर सिग्नल्स यहाँ ब्रेन से आते हैं। सो इसीलिए उसको सेंट्रल स्लीप एपनिया कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो एब्नॉर्मेलिटी है वो ब्रेन के अंदर है, वो यहाँ अपर एयरवे के अंदर नहीं है, वो ब्रेन के अंदर से सिग्नल्स नहीं आ पा रहे हैं। विज़ आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें तो सारी प्रॉब्लम जो है वो इस एरिया की, आपके ब्रेन की प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। ओके। अच्छा, ये क्या आपके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है? कई बार जैसे आपने बोला कि जो ओबीज हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है स्लीप एपनिया का, लेकिन क्या ये दुबले लोगों में भी होता है या फिर अगर तकिए के पोजीशन है या उससे भी कुछ रिलेशन है इसका? जी बिल्कुल। सो दुबले लोगों में भी पाया जाता है स्लीप एपनिया। ऑलमोस्ट 25% यदि हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, तो 25% ऐसे लोग हैं जो दुबले होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है स्लीप एपनिया पाया जाता है। इसके कई कारण होते हैं, कुछ कारण जेनेटिक होते हैं जिसमें उनके माँ बाप अफेक्टेड होते हैं, इसलिए उनके कारण जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से उनके बॉडी के मसल्स है यहाँ के, उनका टोन कम हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे हमने बात की कि कुछ क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़, क्रेनियो यानी कि ये वाली बोन्स और फेशियल यानी कि आपकी फेस की बोन्स, इनकी एब्नॉर्मेलिटी, इनकी बनावट की वजह से ये जगह आपकी छोटी होती है जिसके कारण आपके सांस की जो जगह है वो कम हो जाती है। साइनोसाइटिस की या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है बच्चों में, जिसमें एडिनॉइड जो हमारे नाक के पिछले हिस्से में जो ग्लैंड्स होते हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हवा के जाने की जगह नहीं बचेगी, उन लोगों में कॉमन हो जाती है। एक्रोमेगैली जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, आपके बॉडी को ग्रोथ की तरफ बढ़ाता है, अगर उसका एक्सेसिव बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्शन होती है इन अडल्ट एज ग्रुप, तो उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है, जिसके कारण आपकी जीभ का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है या आपकी जो मैंडिबल है, जो बोन है, ये काफ़ी बढ़ जाती है। सो इससे आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है, आपके सांस की नली पिचक जाती है, हवा अंदर नहीं जा पाती। सो इसी कारण कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दिखने में तो आपको पतले लग रहे हैं लेकिन उनके अंदर स्लीप एपनिया हो सकता है। मैम, इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या हो सकते हैं? अभी तो आपने अगर डायग्नोज कर लिया उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? सो डायग्नोज करने के बाद भी हमने देखा है, अगर हम जैसे केस स्टडी करें, मोस्टली अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं तो 5 या 6 ऐसे होते हैं जो कि इसका ट्रीटमेंट, जो कि CPAP है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, वो मशीन यूज़ नहीं करते। सो ऐसे लोगों में जिनको स्लीप एपनिया है, मशीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या है? सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट अटैक होने की प्रवृत्ति, हार्ट के अंदर क्लॉट बनने की प्रवृत्ति, या ब्रेन की जो आपकी वेसल्स हैं, जो नसें हैं, उनके अंदर क्लॉट बनने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण खून जो है आपकी बॉडी का गाढ़ा होने लगता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होने लगते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बॉडी के बढ़ जाते हैं जिसमें कि लिपिड डिपोजिशन आपकी वेसल्स के अंदर ज़्यादा होने लगता है, खून के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। सो दोनों जगह पे क्लॉटिंग होना जो कि ब्रेन स्ट्रोक को या हार्ट के अटैक को जन्म देता है, ये फ्यूचर में हो सकता है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जैसे ही आप स्लीप मोड में जाते हैं और बार बार आपको जगना पड़ता है, यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है नाइट टाइम के अंदर, उससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल आपके बीपी को नाइट के टाइम पे भी बढ़ा के रखता है। सो ये हाइपरटेंशन ऐसा होता है जिसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी 3 दवाएं आपकी कम से कम चल रही है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, क्रॉनिक, जब आपके बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन की कमी रहती है, सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, आपको फटीग बहुत ज़्यादा होता है, आपकी ओबेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओबेसिटी के कारण आप मान लीजिए कि
अगर हमारे देश में 10 डिजीज़ है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, सो 9 का कारण मैं मानती हूँ कि ओबेसिटी है, एंड दिस इंक्लूड्स इन्फेक्टिव कंडीशंस ऑल्सो, जिसमें कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा प्रोन हो जाती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी कि अल्जाइमर्स जो भूलने की बीमारी होती है, जो एल्डरली लोगों में होती है, ये भी स्लीप एपनिया के कारण फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि क्रॉनिकली जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सो उसकी सेल्स जो है वो डेड होने लगती हैं, उसके हार्मोन्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं, और डिप्रेशन बहुत ही कॉमन होता है। आपके हार्मोन्स के जो बैलेंसेस है जब वो बिगड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी बहुत कॉमनली होता है। ओके और ये मैम स्लीप एपनिया जो है वो डायग्नोज कैसे होता है? कैसे एक व्यक्ति को पता चले कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो कैसे डायग्नोज करते हैं इसको? सो बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलने जाएंगे, वो आपको सबसे पहले कुछ सवाल पूछेंगे, जो कि क्वेश्चनियर्स जिसको नाम दिया जाता है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। वो आपको पूछेंगे क्या आपको स्नोरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाला व्यक्ति वहाँ से उठ के चला जाता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्नोरिंग होती है, दिन के टाइम पे आपको नींद आती है, जिसको एक्स्ट्रा डे टाइम स्लीपीनेस बोला जाता है। इसके बावजूद आप ड्राइविंग करते समय आपको इतनी नींद आती है कि आप व्हील पे ही सोने लगते हैं। सो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आपके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपसे पूछेंगे। या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है आपका, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, या रीसेंट हार्ट अटैक्स हुए हैं जिसके, या कुछ ऐसे एरिदमियाज हैं आपके हार्ट के अंदर, हार्ट की जो आपकी रिदम है वो अफेक्टेड है, काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में जो है हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो सस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में एक स्टडी की गई है, बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत ही बेहतरीन स्टडी है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल पे रिलीज़ की गई थी। उसके फाइंडिंग्स रिलीज़ किए गए हैं। सो हमने ये जाना कि जो हमारे पास हेल्थ चेकअप के लिए लोग आते हैं, यदि उनको हम स्क्रीन करें एक क्वेश्चनेयर के नाम से, जिसे स्टॉप बैंक का नाम दिया जाता है, यानी स्नोरिंग, टायर्डनेस, ओबेसिटी, प्रेशर रिलेटेड चेंजेस, बीपी अनकंट्रोल जिनका होता है, ये मैं स्टॉप की आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। और बैंक यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ओबेसिटी रहती है, या मेल जेंडर के लोग हैं। सो ये कुछ इसी तरह के क्वेश्चनेयर हमने उन लोगों से पूछे थे। सो हमने ये देखा कि 24% जो लोग हैं, जो उन इतने लोग हमने स्टडी किए, 53,000 पीपल, 24% पीपल को OSA के फीचर्स थे स्क्रीनिंग में, यानी कि 24% इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। जो हमारी कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सो बिलियंस में हमारे यहाँ लोग हैं। यदि आप 24% हमारे देश का भी ले, ये बहुत बड़ा जो है एक डिजीज़ बर्डन माना जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये सस्पेक्ट करते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं? हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनकी नेक सर्कमफ्रेंस लेते हैं, BMI निकालते हैं, उनके पैरामीटर्स को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट कितनी आ रही है, उनके शुगर लेवल्स कितने हैं, लिपिड प्रोफाइल का क्या हाल है, और उसके बाद जो मेन टेस्ट इसका आता है उसको हम स्लीप स्टडी का नाम देते हैं। और स्लीप स्टडी कई तरह की होती है, कुछ होम स्लीप एपनिया टेस्टिंग के नाम से जानी जाती है, और कुछ हॉस्पिटल बेस्ड स्लीप स्टडीज़ होती हैं जिन्हें लेवल 1 स्टडीज़ कहा जाता है। सो यदि कोई स्टडी हॉस्पिटल में नहीं की जाए इन प्रेजेंस ऑफ अ स्लीप टेक्नीशियन, वो लेवल 2, 3 या 4 के नाम से जानी जाती है, यानी कि द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच वी स्टडी इट गोज़ डाउन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4। लेवल 1 में सबसे ज़्यादा स्टडी हम करते हैं, उन्हें डिटेल में देखते हैं, हम खुद उनके स्लीप के पेजेस को स्टडी करते हैं कि पेज बाय पेज कितना प्रॉब्लम आए, उनका एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स जिसको कहा जाता है, यानी कि सांस जब बिल्कुल रुक गई या आधी रुक गई, वो 1 मिनट में कितनी बार उनकी रुकी, उसी को हम एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स का नाम देते हैं। और यदि ये 5 से ऊपर होता है तो दैट मीन्स
किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और आधी रात में हम ये जानते हैं कि CPAP यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो कि हम एक छोटी सी मशीन के द्वारा, जिसे कि CPAP मशीन कहा जाता है, उससे हम देते हैं। सो उसको लगाने के बाद इन व्यक्ति को कितना अच्छा इफेक्ट पड़ा, इनकी नींद में क्या फ़र्क आया, ऑक्सीजन लेवल्स कितने मेंटेन होने लगे, कितनी बेहतरी से ये लोग सोने लगे। सो ये एक स्लीप स्टडी होती है। ये तो एक आपने मैम इसमें यहाँ पे ये भी बताया था कि CPAP के थ्रू आप इसको ठीक क्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस से क्या ये पॉसिबल है कि ठीक हो सके स्लीप एपनिया अगर डायग्नोज हो जाता है उसके बाद? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेस देने वाला पॉइंट है कि गैजेट्स और दवाओं से कभी भी, मेरा मानना है, कोई व्यक्ति कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस केवल स्लीप एपनिया में नहीं बल्कि हर डिजीज़ में हेल्प करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, लाइफस्टाइल चेंजेस यदि हम नहीं करेंगे, सो जो उसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं डिजीज़ के, वो परसिस्टेंटली बने रहेंगे। और यदि वो बने रहेंगे, कुछ टाइम के लिए आप दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका निवारण, जो परमानेंट क्योर है, वो नहीं आएगा। सो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सरसाइज का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम बोलें वो बोलना इतना कम है। सो एक्सरसाइज मोटे तौर पे 3 तरीके की होती है: एरोबिक एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग और मसल ट्रेनिंग। जो मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उस पे कम स्ट्रेस दिया जाता है। वेट ट्रेनिंग पे अक्सर हम कम स्ट्रेस दे पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हर किसी व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ना केवल आपके स्लीप एपनिया को ठीक कर सकता है, बल्कि आपकी जॉइंट हेल्थ को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्यूनिटी जो है वो मसल्स के अंदर बनती है। सो मसल्स का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मसल्स की बात आती है तो प्रोटीन की बात आती है। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी होना बहुत ही अनिवार्य है, जो कि इंडियन डाइट में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फैट्स है हमारे डाइट के अंदर। हम मानते हैं कि प्रोटीन इतना नहीं लेना चाहिए, किडनी अफेक्ट हो जाएगी, लेकिन मिनिमम RDA रिक्वायरमेंट यदि आप देखेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन भी हमारे डाइट के अंदर पूरा नहीं होता। एक एग वाइट के अंदर सिर्फ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और यदि अपने पेशेंट को आप बोलते हैं कि आप 3-4 एग वाइट दिन के अंदर खाइए, तो उनका सवाल होता है, डॉक्टर साहब इससे तो गर्मी हो जाएगी, बहुत गर्म होता है ये। सो ये काफ़ी डीप रूटेड हमारे अंदर ख्यालात है, जिनको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। राइट। इस सेक्शन में बस आखिरी सवाल ये है कि क्या बच्चों में भी ये स्लीप एपनिया होता है? जी बिल्कुल, बच्चों में बहुत कॉमन होता है। जैसे कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जैसे प्राडर-विली सिंड्रोम हो गया, या कुछ ओबेसिटी के रिलेटेड कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं बच्चों में, जिसमें आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके मसल्स को इतना स्टिमुलेट नहीं करती, या कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं जिसमें मसल्स आपकी अफेक्ट होती है। उन बच्चों के अंदर स्लीप एपनिया बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बात की एडिनॉइड्स, यानी कि टॉन्सिल्स जो आपके नाक के पिछले हिस्से में होते हैं, यदि वो बड़े हुए होते हैं तो हवा जाने की जगह नहीं रह जाती। सो इसके कारण बच्चों में भी ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। और आजकल जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और उसके ज़िम्मेदार ऑब्वियसली हम पेरेंट्स ही हैं। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारे बच्चे भी खाएंगे, जैसा हम लाइफस्टाइल घर में अपनाएंगे वैसा हमारे बच्चे भी अपनाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, यदि चाइल्डहुड ओबेसिटी आ जाती है पिक्चर में, तो बच्चों के अंदर भी यदि फैट के आसपास जो नेक के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसमें OSA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। इंसोम्निया की बात होती है, ये इंसोम्निया क्या होता है, इसके बारे में समझना चाहेंगे? इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना। वैसे में हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा नींद आती है, यहाँ पे व्यक्ति को नींद ही नहीं आती है। सो इंसोम्निया के कई कारण होते हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एल्डरली लोगों में नींद अपने आप ही कम होने लगती है एज के साथ। यंग लोगों में कई बार स्लीप एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती। स्लीप एंजाइटी यानी कि जब भी
आप बेड पे जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, सो वो थॉट जो है आपके ब्रेन में घूमता रहता है कि मुझे नींद नहीं आएगी, और पूरी रात आप यही सोचते रह जाते हैं। सो कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो है इंसोम्निया के मेडिकल डिजीज़ेस भी हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई डिजीज़ के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आ पा रही है, लेकिन एक मेजर चंक है इंसोम्निया का आजकल के टाइम पे, जो कि गैजेट्स की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ब्लू लाइट एमिशन बहुत ज़्यादा है गैजेट्स के अंदर, लाइटिंग रात को जो है वो डिम नहीं हो रही है घरों के अंदर, हमारे डाइटरी फैक्टर्स, हाई फैट कंटेंट, हैवी फूड रात को खाना, एक एडोकेट टाइम ना देना उसको डाइजेस्ट होने का, अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेना, स्मोकिंग करना, ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं हमारे अंदर काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और ये इंसोम्निया का कारण हो गई हैं। एक मेजर चंक इंसोम्निया का मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है। यदि डिप्रेशन के मरीज़ हैं कोई या उन्हें किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, यानी एक्यूट इवेंट्स कुछ हो रहे हैं उनकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आपके मदर नहीं रहे, उन्हें कैंसर की बीमारी थी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इंसोम्निया का, क्योंकि आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। अक्सर ये एक्यूट इंसोम्निया का कारण बनता है, जो कि टाइम के साथ कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक होने लगता है। सो क्रॉनिक इंसोम्निया जो होता है वो 3 से 6 महीने के ऊपर के बाद जब इंसोम्निया रहने लगे तब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने लगता है और तब ये काफ़ी एबनॉर्मल लेवल पे बढ़ जाता है। सो लोग सो नहीं पाते एंड देन दे गेट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसमें मैम क्रॉनिक और शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं इंसोम्निया में, तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जैसे कि कुछ इवेंट्स ने उसको ट्रिगर दिया और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका नेक्स्ट डे एक एग्ज़ाम है जिसके लिए आप पूरे तैयार नहीं हैं, पढ़े हुए नहीं हैं, तो कुछ 1 महीने के लिए बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही है, सो दैट इज़ शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जो कि अपने आप वक्त के साथ जो है ठीक होता चला जाता है। क्रॉनिक इंसोम्निया जो कि 3 से 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है और उसके ट्रिगर फैक्टर्स कुछ और हैं, यानी पेरेंट्स जो अकेले रह रहे हैं, जिन्हें हेल्थ कंडीशंस है, बच्चे आसपास नहीं हैं, उन्हें लगता है कि हमारा केयर करने के लिए कोई नहीं है, वो क्रॉनिक इंसोम्निया का रूप ले सकता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के टाइम पे, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेके ओवर थिंक करना, उसके ऊपर ड्वेल करना, उस थॉट के ऊपर, स्पेशली जिन लोगों को ओसीडी होता है, सो उन लोगों में ये चीज़ें पाई गई हैं कि इंसोम्निया भी काफ़ी हद तक ज़्यादा बड़ा हुआ मिलता है। डिस्टर्ब्ड एरिया में रहना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे की कंडीशंस ठीक नहीं है, आपको जान का खतरा लगता है, या आसपास आपके कुछ ऐसे लोग हैं, सो उसकी वजह से भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, आप एक ऐसे वर्क प्लेस पे हैं जिनके साथ जैसे आपके कोलीग्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि नींद को भी अफेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा डिजीज़ेस होती हैं जो हमारी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ेस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो नींद को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। कई लोगों में मैंने देखा है कि यदि हाइपरटेंशन की बीमारी होती है तो हेडेक, नाइट टाइम हेडेक काफ़ी कॉमन हो जाता है, सो उन लोगों के अंदर इंसोम्निया भी जो है वो देखने हम लगते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड पे जो लोग होते हैं उन्हें भी नींद कम आती है, सो दिस कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड ऑल्सो, यानी किसी भी मेडिसिन जो आपकी नींद को आने में रोकने की कोशिश कर रहा है, मेडिसिन लिस्ट भी हमें चेक करनी पड़ती है जब हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं। मेल और फीमेल बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? क्या इसमें कोई डिफरेंसेस होते हैं स्लीप इंसोम्निया की अगर बात करें, उसमें कैसे ये आता है? देखिए, मेनोपॉज जो होता है फीमेल्स के अंदर, उसके बाद जितनी भी बॉडी की जो बनावट है, जो तरीके हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं मेल और फीमेल के अंदर। स्लीप की यदि बात की जाए तो पेरीमीनोपॉजल स्लीप विमेन में बहुत अफेक्ट होती है, यानी फीमेल्स में काफ़ी होती है जब उनको मेनोपॉज होने लगता है या हो गया होता है, और उसके आसपास स्लीप काफ़ी अफेक्ट होती है, क्योंकि ये एक मेजर चेंज होता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सो उनकी नींद इन शॉर्ट उड़ जाती है अनफॉर्चुनेटली। मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बनावटी भी अगर हम देखें तो मेल्स इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, सो डिप्रेशन जो है दैट इज़ मोर कॉमनर इन फीमेल्स। ये आपका
ऑब्वियसली जो पहले हमारे तरीके होते थे, मेल्स का काम था ब्रेड विनर थे, फीमेल्स का काम था वो घर में रहती थी, सो कुछ उसका भी अफेक्ट है, लेकिन कुछ अपने इंटरनल हार्मोन्स की वजह से है, सो ये अफेक्ट ज़रूर पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे जैसा लगता है, स्लीपिंग पिल्स को लेकर कई बार देखा जाता है कि आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, वैसे कि मना है, अलाउड नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं, तो स्लीपिंग पिल्स क्या इस केस में लेना सेफ़ है? देखिए, कुछ ऐसी स्लीपिंग पिल्स आती हैं जो कि हार्मोन्स ही होती हैं, जैसे मेलेटोनिन हमने बात की, कुछ आजकल ऐसी स्लीपिंग पिल्स है जो कि बॉडी के लिए सेफ़ हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करने के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते हैं बॉडी के अंदर कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनको किस तरीके की डिजीज़ है, किस तरीके की दवा इनको देनी चाहिए, वो सब चीज़ें नापतोल करने के बाद ही देते हैं। अब्यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स अगर हम बात करें, ऑब्वियसली अब्यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स काफ़ी ज़्यादा हद पे होता है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में, सो ये काफ़ी प्रिवेंट होना चाहिए। और अभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको स्लीपिंग पिल्स मार्केट में नहीं मिलती हैं, विच इज़ अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा तरीका कर्ब करने के लिए रखा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के आपको स्लीपिंग पिल्स मार्केट में नहीं मिलती, क्योंकि अब्यूज़ जब होता है, अगर आपके घर में भी स्लीपिंग पिल्स पड़ी हुई हैं, कई बार छोटे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसमें कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज जिन लोगों की होती है, पूरी बॉटल कई बार खा जाते हैं। सो ये अब्यूज़ जो है, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड। एक्यूट इंसोम्निया की जैसे हमने बात की, जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है, कई बार उसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें हमें स्लीपिंग पिल्स बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी काउंसलिंग की मदद से हम कई सारी चीज़ें हैं जिनका निवारण कर सकते हैं। सो काउंसलिंग को अंडर एस्टिमेट ना करें। यदि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको लाइफ में आई है जिसकी वजह से आप अफेक्टेड हैं, सो डॉक्टर के पास जाने से, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने से आप कतराएं नहीं। अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, मैं पागल नहीं हूँ। मतलब ये चीज़ें इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि आपके अंदर कोई चीज़ एबनॉर्मल है, बल्कि कोपिंग मैकेनिज़म्स जो हैं डिप्रेशन के अंदर, साइकोलॉजी में कई अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं जो कि एक दवा से ज़्यादा काम करते हैं। सो कुछ ऐसे कारण हैं इंसोम्निया के अंदर जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। यदि क्रॉनिक इंसोम्निया की बात करें, स्पेशली एल्डरली लोगों में, सो उनमें मेलेटोनिन काफ़ी हेल्प करता है। इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया यानी कि नींद आती नहीं है इनिशियली जब हम ट्राई करते हैं, और दूसरे तरीके का होता है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, यानी कि बाद में आप सो तो जाते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाते, आप जल्दी जग जाते हैं। सो इसमें अलग अलग तरीके की दवा हम रेकमेंड करते हैं। एक प्रोलॉन्ग्ड एक्टिंग सेरोटोनिन जो होता है, यानी कि धीरे धीरे जो बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, वो मेंटेनेंस इंसोम्निया में हेल्प करता है। और ऑनसेट, जो स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया है, उसके अंदर फास्ट एक्टिंग सेरोटोनिन हम रेकमेंड करते हैं। अब हम स्लीप हाइजीन और लाइफस्टाइल पे थोड़ा आते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, लेकिन स्लीप हाइजीन पे अगर बात करें तो स्लीप हाइजीन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सो स्लीप हाइजीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो ऑफिस का काम है उसको ऑफिस में एक तो छोड़ कर आइए, अपने घर में आके 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। जो भी आपकी हॉबी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, उसको करिए। हर 5 दिन हफ्ते के एक्सरसाइज के लिए डेडिकेट करके 1 से सवा घंटा ज़रूर निकालिए, जिसके अंदर वेट ट्रेनिंग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटा पहले आप अपना डिनर जो भी आपने लेना है वो कर लीजिए। सोने से पहले एक लाइट वॉक लेना काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है, और अपने गैजेट्स को अपने बेडरूम से दूर रखिए। ये आपने, मेरा जो दूसरा सवाल था उसमें आपने कवर कर दिया, क्योंकि गैजेट्स के ऊपर था, स्क्रीन टाइम को लेके था। लेकिन स्क्रीन टाइम को स्पेसिफिकली अगर देखें कि अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स में होते हैं जहाँ पर हमारा स्क्रीन टाइम रहता ही है। इवन अब सब कुछ स्क्रीन पे ही दिख रहा है आपको, एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे है, काम स्क्रीन पे है, सब कुछ स्क्रीन पे है। तो
स्क्रीन टाइम कैसे आपके स्लीपिंग पैटर्न को इफेक्ट करता है, ये समझना चाहेंगे। सो जिनके जो जॉब प्रोफाइल्स ऐसे हैं कि यूएस से रिलेटेड है, उन्हें रात के टाइम पे जगना पड़ता है, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि एटलीस्ट 3 घंटा सोने से पहले, जो भी उनके सोने का टाइम है, 3 घंटा पहले गैजेट्स का इस्तेमाल करना कम कर दें। और ब्लू लाइट फिल्टर्स जो आते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर लगते हैं आजकल, उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा, इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि आपको एक अच्छी नींद आए, बल्कि आपको कभी भी नींद आए उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने देखा है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आप अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। आपने देखा होगा डिप्रेशन के टाइम पे हम अपनी बॉडी के ऊपर अपना आपा खो बैठते हैं। वहीं अगर आप खुश होते हैं तो आप जब भी अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को आप ट्रेन कर दें कि हाँ, ये मेरे सोने का टाइम है, आप सो जाते हैं, आप सुबह अलार्म लगाते हैं, आप जल्दी उठ जाते हैं। सो एक्सरसाइज इज समथिंग विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू कर्ब दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये शॉर्ट नैप्स का जो एक फंडा रहता है कि आप थोड़ी देर सो लीजिए, जापान में अपने ऑफिस में ही लोग सो जाते हैं, अपनी चेयर को बेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस पे आपका क्या थॉट है कि ये सही है या नहीं है? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि कई बार आप वीकेंड्स पे दोपहर में सो जाते हैं जी, तो कैसा रहता है बॉडी के लिए? वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि दिन की जितनी भी थकान है, हमारे लाइफस्टाइल सभी लोगों के इतने अफेक्टेड हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में या छोटे शहरों में भी अगर आप आजकल देख लें तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत देर तक काम करते हैं, रेस्ट का टाइमिंग बहुत कम है। सो वीकेंड्स पे अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप दिन के टाइम में नैप भी ले रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन मोड पे जाती है। म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी फॉर द ब्रेन एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर स्लीप ऑल्सो। सो म्यूज़िक थेरेपी को अंडर एस्टिमेट ना करें। जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक से आपके हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं। सो इसको अपने दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करें। 1 or 2 simple bedtime habit that everyone should follow. Simple bedtime habit, I think most importantly getting rid of your gadgets 3 hours before the sleep, और उसके अलावा जो है 3 घंटा पहले जो भी आपने खाना है वो खा लीजिए, उसके बाद बीच में मंचिंग ना करें। किसी को अपनी स्लीप साइकिल को रीसेट करना है तो वो कैसे करें? ये बड़ा ही एक ट्रिकी सवाल है जिसके पास कि आप जिसको भी पूछेंगे ये बहुत ही मुश्किल है इसका आंसर। लेकिन 1 हफ्ते में आपका स्लीप साइकिल जो है वो रीसेट करना मुश्किल है। कम से कम 1 महीना लग जाता है आपकी स्लीप को रिस्टोर करने में। जैसे मैंने कहा, अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए तो एक्सरसाइज की ओर जाइए। तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं सो एंडोर्फिन्स जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सो अपनी बॉडी की मैन्यूवरिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है। दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू फॉर योर फिजिकल हेल्थ, केवल आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो क्विक फिक्सेस जितने भी आपने करने हैं एक्सरसाइज के माध्यम से करिए, लेकिन हाँ, जल्दी रिजल्ट की जो अपेक्षा है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। डॉक्टर विनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे ऑडियंस को दी और हमें भी दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है कैसे हमको सही करना है अपना स्लीप साइकिल, वो सब आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है डॉक्टर विनी के ज़रिए वो आपके काम आ रही है, तो आप इसको ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहें स्विच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।